क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, एक बार पहले वो समझते हैं, फिर हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको सोचना है इसके ऊपर कि क्या ये तीन चीजें सेम है या डिफरेंट है, या फिर इनमें से कुछ सेम है और कुछ डिफरेंट है। आई होप सब इतना समझ पाए होंगे कि ये दोनों चीजें सेम है, दे बोथ आर सेम, बट these two are different, they are different। ये सेम है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब जो मेरा रैंडम वेरिएबल है उसका स्क्वायर करके उसकी एक्सपेक्टेशन निकालना। इसका मतलब भी सेम है, रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करके उसकी एक्सपेक्टेशन निकालना। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन निकाल के फिर स्क्वायर करना। रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करके एक्सपेक्टेशन निकालने का मतलब सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होता था। अगर आपको सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता था, हमने पहले किया हुआ सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन बोलते थे इसे भी हम न्यू टू डैश बोलते हैं। इसे हम न्यू टू डैश नहीं बोल सकते, इसे हम बोलते हैं न्यू वन डैश का स्क्वायर, क्योंकि अंदर क्या है, न्यू वन डैश फिर स्क्वायर, न्यू वन डैश का स्क्वायर। इन दो बातों पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये दिखने में दोनों एक से लगते हैं और लिखते टाइम बच्चे बहुत गलती करते हैं। गलती कैसे होती है वो सुनो। यहाँ पे स्क्वायर होता ना, तो स्क्वायर देख के उनके दिमाग में आता है कि स्क्वायर आना चाहिए, जबकि स्क्वायर नहीं आता। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ हम न्यू टू डैश लिखते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन को न्यू टू डैश बोलते हैं, ना कि न्यू टू डैश का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे कई बार बच्चे इसको सिर्फ न्यू वन डैश लिख देते हैं, या फिर इसको गलती से न्यू टू डैश लिख के छोड़ देते हैं, न्यू टू डैश लिख के छोड़ देते हैं। ध्यान रखना आपको स्क्वायर कहाँ पे है, रैंडम वेरिएबल पे है या एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, उसके यहाँ पे डिसाइड होगा कि स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे अगर ये पावर 2 की बजाय 3 हो, 4 हो, n हो, ये सेम वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होगा हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, एक बार मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन समझने से पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें मेनली तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको ये तीन चीजें ऑलरेडी आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको हल्का उनके बारे में हिंट दे दूंगा, आपको पता लग जाएंगी। फिर उसके बाद में हम अपना टॉपिक समझेंगे जो कि है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सबसे पहली चीज, अगर हमें किसी भी फंक्शन की जब एक्सपेक्टेशन निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला रहता है समीशन फंक्शन, जिस फंक्शन की हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्स। ये तब लगता है जब हमारे पास जो हमारा रैंडम वेरिएबल हो वो डिस्क्रीट हो। पिछली वीडियोस में हमने बात करी है कि दो टाइप के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट और एक कंटीन्यूअस। अगर आपका जो रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट की बजाय कंटीन्यूअस है, तो हम इंस्टेड ऑफ द समीशन वी इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करते हैं वही फंक्शन जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इस px को और इस fx को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं और fx को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बस इतना कहता है कि ये वो फंक्शन है जिसके हम इनपुट देते हैं रैंडम वेरिएबल और आउटपुट निकलती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिमिलरली fx भी इनपुट देते हैं रैंडम वेरिएबल, आउटपुट देते हैं प्रोबेबिलिटी। इनमें मेजर डिफरेंस बस ये है कि px नोटेशन हम तब यूज करते हैं जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, fx नोटेशन हम तब यूज करते हैं जब हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। तीसरी चीज जो हमें इस आज वाले टॉपिक में रिक्वायर्ड होगी वो है ex की एक्सपेंशन, कि ex की एक्सपेंशन क्या होती है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। ex की एक्सपेंशन 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जो भी यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, उसी का स्क्वायर होगा, उसी की पावर 3 होगी और ऐसे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा क्यों जाता है, हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के नाम में ही है। नाम कहता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो मोमेंट जनरेट करके देगा। तो इसका मेनली एक ही बेनिफिट है, वो है हेल्प इन फाइंडिंग द मोमेंट्स। वो आपको सिर्फ मोमेंट्स निकाल के देता है। बट मोमेंट्स भी तो तीन तरीके के होते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स एंड आर्बिट्रेरी मोमेंट्स। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो देखिए मोमेंट्स वाला, उसमें आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। बट ओनली मोमेंट्स अबाउट, बट लेकिन जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये उन तीन में से ये जो जनरेट फंक्शन है ये हमें सिर्फ ओरिजिन वाले मोमेंट्स देता है। ये सिर्फ ओरिजिन वाले मोमेंट्स देता है। ये डायरेक्टली हमें मीन वाले मोमेंट्स नहीं देता, ये डायरेक्टली हमें आर्बिट्रेरी मोमेंट्स नहीं देता। हाँ, ओरिजिन वाले मोमेंट्स की हेल्प से हम मोमेंट अबाउट मीन निकाल सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मैं मोमेंट्स निकाल रहा था मोमेंट्स अबाउट मीन में,
वो उनकी राइट साइड पे जितने भी रिलेशंस बन रहे थे वो सारे के सारे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के थे। तो अगर आपको मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर्मूला याद है तो आप यहां से मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल के वहां पे मोमेंट्स अबाउट मीन पुट कर लेते हैं, ठीक है, और वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। इसको इस बेनिफिट को देके क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि सर मोमेंट निकालना हमने इससे पहले सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में मोमेंट्स निकालना सीख चुके हैं, तो हमें नए फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? हम मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन क्या है, मोमेंट्स क्यों क्या क्या जरूरत है इससे निकालने की, जब हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में मोमेंट्स निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा कि क्यों हमें इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सिंपल सा ये कहता है कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए अगर आपको आपका रैंडम वेरिएबल है x और t कोई हेल्पिंग वेरिएबल है, इसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास एक mxt, इसको बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। किसी भी रैंडम वेरिएबल का mgf निकालना, मैं शॉर्ट फॉर्म में से mgf बोल लूंगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को। किसी भी फंक्शन के mgf निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कोई भी कहीं भी अगर आपसे पूछता है कि mgf क्या है और कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आप बस उसको एक ही जवाब देंगे, टू फाइंड mgf यू नीड टू डू एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर tx। मतलब आपको mgf फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेशन निकालना है। किसका निकालना है? e टू द पावर tx। यहां पे याद रखिएगा x कैपिटल X है जो कि रैंडम वेरिएबल है, e टू द पावर tx। अब एक्सपेक्टेशन निकालने के दो फॉर्मुलाज होते हैं, आपको पता है। एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, जो हमने इससे पहले मैंने प्री रिक्विजिट में भी बताया था कि समीशन ऑफ फंक्शन। अब इस बार एक्सपेक्टेशन के अंदर फंक्शन मेरा e पावर tx है, e पावर tx मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर tx इनटू fx, ठीक है। वो यहां इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है, ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। आप इतना याद रखेंगे कि mgf जब भी निकालना है तो आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है किसका? e पावर tx का, जहां पे x मेरा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है t क्या है, तो इसका जवाब भी मैं इस वीडियो के अंत तक आपको दे दूंगा। चलो देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे कैलकुलेट होता है। तो उसका एक वे है यहां से mxt का फॉर्मूला मैंने भी बताया, एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर tx। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर tx, और प्री रिक्विजिट में मैंने बताया था कि e पावर tx को या फिर e पावर एनी वेरिएबल को हम कैसे ओपन करते हैं, 1 प्लस वेरिएबल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस वेरिएबल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस वेरिएबल पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। अब इस e को अंदर ले जाते हैं। e के बेसिक रूल में आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर e एक नंबर पे अप्लाई होता है तो नंबर ही आता है, अगर e रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई होता है तो डिपेंड करता है कि उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। e ऑफ 1 तो 1 ही होगा, फिर e ऑफ tx, t बाहर आ जाएगा, ex आ जाएगा, ठीक है। फिर जब इधर अप्लाई होगा तो t स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, ex स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जब e इस पे जाएगा तो t क्यूब बाहर आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, e ऑफ x क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। e ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, t तो t रहेगा, ex को न्यू 1 डैश लिख सकते हैं, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, अगर आपको याद हो, हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूं सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसको मैं लिख सकता हूं थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ऐसे आगे चले जाएंगे, 1 प्लस t न्यू 1 डैश t स्क्वायर बाय। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, चेक करिए कि क्या ये मॉडिफिकेशन गलत हो रही है। इस 1 को मैं लिखना चाहता हूं t की पावर 0 न्यू 0 डैश। अब t की पावर 0 1 होता है, ये क्लियर है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, पिछला वीडियो देखा है मोमेंट्स वाला, तो उसमें मैंने आपको दिखाया होगा कि 0th मोमेंट आप निकालें, चाहे आप ओरिजिन के लिए निकालें, चाहे आप मीन के लिए निकालें, चाहे आप आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए निकालें, 0th मोमेंट सबकी 1 ही होती है। तो मैंने इस 1 को लिख लिया t0 न्यू 0 डैश। ऐसी अगली चीज t की पावर से 1 लिखी है, अपॉन 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये पैटर्न दिख गया मुझे, पैटर्न दिख गया, तो उसको मैंने समीशन की फॉर्म में लिख लिया, समीशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t पावर r न्यू r डैश अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस पे अगर इस समीशन को ओपन करेंगे तो देखेंगे ये दोबारा बन जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नाउ अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है, और उसका हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है।
जब भी मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए आएगा तो हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, चाहे वो मास फंक्शन हो या डेंसिटी फंक्शन हो, वो ऑलरेडी हमें गिवन होगा। तो इस केस में भी हमें फंक्शन गिवन है 3/4 1/4 पावर x, x की वैल्यू है 0 1 2 3 4। वैसे इस x की वैल्यू को देख के हमें पता लग सकता है कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है इस बार वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यूज जो है वो एक डिस्क्रीट वैल्यूज है। अगर मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो उस केस में मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो। तो चलिए एक बार से अप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको बहुत बार एक बात बोली है कि जब भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी बात मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको कहीं पे भी पूछा जाता है तो पहली चीज आपको माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टीएक्स। ठीक है, और इसको आगे ओपन कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टीएक्स मैंने प्रीरिक्विजिट में बताया था क्या होगा, समेशन ऑफ फंक्शन ई पावर टीएक्स into probability function, that is 3/4 1/4 of x. Here x is running from 0 to infinity. आगे देखते हैं, आगे हम इसको कैसे लिखेंगे। जैसे वो 3/4 को बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म है, ये तो समेशन से बाहर ही आ जाएगी। अंदर बचेगा x running from 0 to infinity। अगर ध्यान से देखिए, इन दोनों को बहुत ध्यान गौर से देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ मुझे बताइए क्या वो ठीक होगा। e पावर t मल्टीप्लाई बाय 1/4 होल पावर x। ठीक है, यहाँ पे e पावर t पे भी x था, यहाँ 1/4 पे भी x था, तो मैंने उनको कंबाइन कर दिया। तो मैं इसका लिख सकता हूँ 3/4 x रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e पावर t/4 ऑफ x। ठीक है, अब इसको जरा मैं आगे ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन, मैं समेशन ओपन कर रहा हूँ इसका, ध्यान से देखिएगा। 3/4 इसका समेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो e पावर t/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को, तो आपको दिखाई देगा कि ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज है जहां पे 1 प्लस e पावर 4 की पावर 1 है, ये पावर 2 है, पावर 3 है। ये ऐसी जीपी सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो है e पावर t/4। मेरी कॉमन रेशो है e पावर t/4। ठीक है, तो इस पे अगर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि e पावर t/4 जो है वो लेस देन 1 है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है दैट e पावर t/4 इज लेस देन 1। अगर e पावर t/4 लेस देन 1 है तो यहाँ पे वो इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला लग सकता है, वो लगा सकते हैं। इनफाइनाइट जीपी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो कुछ ऐसा होता था a/1 - r। ये सिर्फ तब अप्लाई होता है अगर r मेरा लेस देन 1 हो। अब यहाँ पे r मेरा लेस देन 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी मेरे इनफाइनाइट है, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए जरा कैसे अप्लाई होगा। ये 3/4 तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म मेरी 1 है अपॉन 1 माइनस r क्या होगा e पावर t/4। ये होगा मेरा SN, यहाँ पे इसका SN का फॉर्मूला, तो ये मेरा बन गया mx। इसको यहाँ पे लिख लो, तो मेरा फाइनल आंसर आया है इस क्वेश्चन का mxt इज इक्वल टू। ओके, अब हमारे पास ये आ गया। इसको दरअसल कुछ रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, नीचे एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपको एट लास्ट मिलेगा 3/4 माइनस e पावर t। ये मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद समझेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का बेनिफिट था मोमेंट्स निकाल के देना, बट अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि इस फंक्शन की हेल्प से मोमेंट्स निकलेंगे कैसे। तो एक बार अब हम वो डिस्कस करते हैं कि इस फंक्शन से मोमेंट्स निकलेंगे कैसे। अब देखते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से मोमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। अगर हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt पड़ा है और हमें फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है। देखिए मैंने पहले भी ये बात डिस्कस करी है, मैं फिर से बता रहा हूं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सिर्फ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन देता है। ठीक है, हम मोमेंट अबाउट ओरिजिन यहां से निकाल के उसकी हेल्प से हम मोमेंट अबाउट मीन निकाल सकते हैं, बट लेकिन MGF जो है वो डायरेक्टली सिर्फ मोमेंट अबाउट ओरिजिन देगा। वो डायरेक्टली आपको मोमेंट अबाउट मीन नहीं दे सकता, वो डायरेक्टली आपको मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नहीं देगा। देखते हैं वो मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैसे देता है। मोमेंट अबाउट ओरिजिन करने के लिए अगर हमें फर्स्ट मोमेंट निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव करूंगा और उसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा।
mxt को एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट mxt वन टाइम एंड पुट t इज इक्वल टू 0। देखिए जरा mxt के एक बार डेरिवेटिव करिए, t को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, ये तरीका है फर्स्ट मोमेंट निकालने का अबाउट ओरिजिन। अगर वहीं मुझे सेकंड निकालना है फॉर सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, mxt का दो बार डेरिवेटिव करूंगा, यानी यहाँ पे जो ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव कर लिया इसका फिर से डेरिवेटिव होगा। इस फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव कह लो या फिर इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव कह लो। तो मैं इसका टोटल दो बार डेरिवेटिव होगा mxt का, फिर उसमें t को 0 पुट कर देंगे और जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो फंक्शन वो वैल्यू हमारी होगी सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ऐसे थर्ड के लिए 3 बार डेरिवेटिव, फोर्थ के लिए 4 बार डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव करने के बाद t को 0 पुट। अगर मुझे nth मोमेंट निकालना है तो n टाइम्स डेरिवेटिव करके t को 0 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगी। फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑलरेडी है। जैसे मैंने बताया कि इसका इससे मोमेंट्स निकालने के लिए, फर्स्ट मोमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक बार इसको डेरिवेटिव करना होगा, फिर इसमें t को 0 पुट करना होगा। तो एक बार इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t करना है, डेरिवेटिव याद रखिएगा 3/4 माइनस e पावर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज आएगी। अब इसका डेरिवेटिव करके देख सकते हैं, यही इसका डेरिवेटिव आएगा। जब मैं इसमें t की वैल्यू 0 पुट करूंगा, t की वैल्यू 0 पुट करूंगा, यहां आ जाएगा t की वैल्यू 0 पुट करके 1, राइट, और यहां पे भी t की वैल्यू 0 पुट करके 1 आ जाएगा। 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, e की पावर 0 1, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 3/9, 3/9 ये आ जाएगा 1/3। तो मेरा न्यू वन डैश, या जिसे मैं फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन बोलता हूं, वो आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे मीन पूछता है तो याद हो मैंने आपको पहले बताया था मोमेंट्स वाले वीडियो में कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन गिव्स मी मीन। तो अगर कोई मुझसे मीन या एक्सपेक्टेशन पूछ लेगा इस रैंडम वेरिएबल की, तो मैं उसको फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल के बता दूंगा दैट 1/3 इज द मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये तो था मेरा फर्स्ट मोमेंट निकालने को, तो देखते हैं इसका सेकंड मोमेंट कैसे निकलेगा। सेकंड मोमेंट के लिए मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा 4 माइनस e, इसको डेरिवेटिव करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम यही बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव हो गया है। डेरिवेटिव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, t को 0 पुट करना। तो मैंने इसको यहाँ पे t को 0 पुट कर दिया। यहाँ पे t को 0 पुट करूंगा तो 1, e की पावर में जहां पे मैं t को 0 पुट करूंगा 1 ही देगा। तो यहाँ मिलेगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 into 1 माइनस 3। आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे वैल्यूज बोल रहा हूँ, 4 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 3 into 1 माइनस 3 into 1 2 4 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 की पावर 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर और 3 क्यूब बन जाएगा, प्लस 3 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 3 पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5/9 आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास, ये है सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जिसे म्यू2 डैश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी मोमेंट्स आपको निकालने को बोलेगा आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसमें हम समझेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी जब हम ऑलरेडी मोमेंट्स निकालना जानते थे, जो हमने इसलिए पिछली वीडियो में सीखा होगा। तो देखते हैं जरा, मेरे पास एक फंक्शन है, ये इस बार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है 3e पावर माइनस 3x। यहाँ पे मुझे गिवन है कि t माइनस 3 लेस देन 0 है, इसकी जरूरत बाद में पड़ने वाली है। ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन का मैंने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लिया है। ठीक है, मैं भी आपको ये डिटेल में समझा नहीं रहा हूं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए कि कैसे मैंने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके इस फंक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, यहां पे आप सीधा ये मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, इस फंक्शन का, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। तो अगर अब आपको ये फंक्शन देके और ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देके बोला जाए कि आपको थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है, तो इसकी हेल्प से थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैसे निकलेगा, 3 बार डेरिवेटिव करके t को 0 पुट, ये हमने सीखा है, 3 बार डेरिवेटिव करके t को 0 पुट। इसका सोचिए 3 बार डेरिवेटिव कर रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन हमारे पास ये है जो हमने नया सीखा है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाला। पुराना जो हमने इससे पिछले वीडियो में सीखा था वो वाला वे क्या है, वो कहता है कि अगर आपको थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है, याद है एक्स क्यूब था थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और ये कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेशन कैसे निकलती है, अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, समीशन सॉरी इंटीग्रेशन देन फंक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी, फंक्शन जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है एक्स क्यूब, ठीक है, और साथ में प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा इस केस में। ठीक है, तो एक ही
आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको इसकी हेल्प से आप थर्ड मोमेंट ऑफ ऑटोलिगन निकाल सकते हैं, या इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। आप एक बार खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा इजी होगा। अगर आपको दो ऑप्शन दे दिए हैं, ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, इस केस में आपका एमएचटी है ये ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ये 3 तो जनरली ये ज्यादा आसान रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव करना, और डेरिवेटिव हमारे लिए हमेशा कंपैरेटिवली इजी रहता है। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, बट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है वो हमारे लिए ज्यादातर मुश्किल रहता है सॉल्व करना और टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव की हेल्प से मोमेंट निकालना आसान है, इसलिए हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हमें जरूरत पड़ी ताकि हम इजीली मोमेंट्स को कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि इस वे में मोमेंट्स को कैलकुलेट करना थोड़ा टीडियस था। ठीक है, तो ये हमारा मेजर बेनिफिट था। तो इस तरह से हमने देखा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का बेनिफिट क्या है। दूसरी एक क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग हो सकता है आपके दिमाग में, सर ये टी क्या चीज है? हमने पूरी वीडियो में देखा ये टी है, ये टी चीज क्या है, ये टी का क्या बेनिफिट है। तो बेटा वैसे टी का ऐसा अपने में कोई बेनिफिट नहीं है, इस टी को हम हेल्पिंग वेरिएबल कहते हैं। ये नॉर्मली इसलिए डाल दिया जाता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब हमारे पास आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा। तो इस टी के विद रिस्पेक्ट ही हम डेरिवेटिव करेंगे। तो आप इतना समझ सकते हैं कि टी का काम एक हेल्पिंग वेरिएबल का है, कि वो एक एज अ वेरिएबल हमें हेल्प करता है ताकि हम डेरिवेटिव करके वैल्यूज निकाल सके। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।